नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद, इस उम्मीद के साथ कि 2024 का ये साल हम सबके लिए खुशियों भरा हो। और खास तौर पर जिस तरह की सियासी चुनौतियां देखने के लिए मिल रही हैं, आज उसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि 2024 का फॉर्मली आगाज हो चुका है और आज 2024 का पहला दिन है। 2024 जिसको लेकर लगातार ये बात होती रही कि क्या 2024 में हम सत्ता परिवर्तन देखेंगे। 10 साल से सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। मुद्दे बेशुमार हैं, लेकिन विपक्ष के पास भी चुनौतियां अपार हैं। तो क्या विपक्ष उन चुनौतियों से पार कर पाएगा जो इंडिया गठबंधन बना है? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन जिसने वो उम्मीदें दिखाई हैं 2024 में, क्या वो उम्मीदें हकीकत में बदल पाएंगी? क्योंकि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे लोगों के पास भी कम नहीं है। उनके पास भी ढेर सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस सब से इतर क्या ईवीएम जो है वो अभी सबसे बड़ी सियासी चुनौती बनकर सामने आ रहा है? क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 2 हफ्ते से खास तौर पर ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन है। लगातार अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, एडवोकेट्स के जो ग्रुप्स हैं और विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो लगातार ये चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं कि चुनाव आयोग अगर उनको वक्त देता है तो वो दिखा सकते हैं कि ईवीएम को किस तरह से हैक किया जा सकता है। और अगर ईवीएम में हैकिंग मुमकिन है तो क्या अब तक के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे जीत रही है? इस तरह के तमाम इल्जाम, तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अवाम भी अब ये पूछ रही है कि अगर ईवीएम क्रेडिबल नहीं है तो क्या 2024 में जो वो ये सोच रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि सत्ता पर बीजेपी ही काबिज रहे, वो एक परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो क्या वो परिवर्तन मुमकिन हो पाएगा? तो ये एक बड़ी चुनौती है। तमाम मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन जो ईवीएम का खेल हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, वो एक तरफ है। लेकिन क्या सिर्फ सवाल उठा देने भर से ईवीएम का यह मसला हल हो जाएगा? क्योंकि जब तक कोई भी चीज जन आंदोलन नहीं बनती है, या जब तक बीजेपी जैसी पार्टी को ये नहीं लगेगा कि जो ये आंदोलन बड़ा हो रहा है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो उसको वोट की चोट दे सकते हैं, तब तक उसके ऊपर कोई असर नहीं होने जा रहा है। और क्या चुनाव आयोग इसका कोई संज्ञान लेगा? जिस तरह से लगातार चैलेंज किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग उसको देखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच बात हम वाराणसी की भी करेंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। राम राज्य की बात बड़ी बड़ी की जाती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन आपको याद होगा 1 नवंबर 2023 की वो तारीख जब आईआईटी बीएचयू की उस छात्रा के साथ जो दरिंदगी की गई थी। आखिरकार 2 महीने के बाद उन तीनों को, 3 जो आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और तीनों ही बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर कुछ दिन के बाद जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है, उसके जब आरोपियों के चेहरे जब खुलते हैं, तो उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए क्यों नजर आते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये पार्टी किस तरह से उसका चेहरा दोगला है, इसकी बानगी हर रोज, लगभग हर कुछ दिन के बाद देखने के लिए मिल जाती है। इससे जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से कि 7 दिन के बाद ही, यानी कि उस घटना के 7 दिन बाद ही ये पता चल गया था कि आरोपी कौन है, उनकी शिनाख्त पहचान हो गई थी। लेकिन पुलिस की लापरवाही या कहे पुलिस का संरक्षण सीधे तौर पर देखने के लिए मिला। कुछ रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष का ये इल्जाम है कि 60 दिन तक आखिर पुलिस क्या करती रही। खबर यह भी है कि ये जो तीनों आरोपी हैं, जो बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं, दरअसल ये मध्य प्रदेश में बैठे हुए थे और बाकायदा तौर पर वहां पर प्रचार कर रहे थे और 60 दिन के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसको किस तरह से देखा जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। चुनौतियां बहुत हैं, जैसे मैंने आपके कहा कि विपक्ष के पास भी और सत्ता में बैठे लोगों के पास भी। जिस तरह से एक नया पूरा गठबंधन बना है, वो मुद्दे उठा रहा है। राहुल गांधी की नई यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है 14 तारीख से। तो इन सबको अभी हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ
खास मेहमान दो जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं हेमंत अत्री जी को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेन स्ट्रीम में लगातार वो मुखर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। और अनिल सिन्हा जी को भी आप देख सकते हैं। अनिल सिन्हा जी सीनियर जर्नलिस्ट है, वेटरन जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है और नए साल की आप दोनों को ही ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से। लेकिन सवाल हेमंत जी, 2024 का फॉर्मली आगाज हो चुका है। जिस 2024 की बात लगातार हो रही है, क्या 2024 की जो चुनावी चुनौतियां हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या उम्मीद बची है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बुशरा जी, सबसे पहले तो सब तब्दीली लाइव के तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि जो नया साल है वो इस देश को ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम नफरत से कुछ राह दिलाएगा और देश के लोगों को, हम सबको सद्बुद्धि मिलेगी ठीक को ठीक कहने की और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। ऐसी कामना करता हूं मैं सारे देश के साथियों के साथ भी और खासतौर पर आपके दर्शकों के साथ। जो आपने चुनौतियों की बात की, देखिए बुशरा जी, 2024 का जो आगाज हुआ है, वो जो ये प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र की आपने बात की, इससे ज्यादा मतलब कोई शर्मनाक घटना किसी देश के लिए, किसी भी नेता के लिए और किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए हो नहीं सकती। इस पे आपने कल से देखा जिस तरीके का सोशल मीडिया के अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या आपने किसी मीडिया के, मुख्य धारा के मीडिया के चैनल के अंदर या अखबार के अंदर कहीं देखी इस तरह की चीजें? ये लोग 60 दिन तक, जबकि सीसीटीवी कवरेज फुटेज थी, सब चीजें थी, 60 दिन तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। मोटरसाइकिल के नंबर थे, 7वें दिन शिनाख्त हो गई थी और ये खुलेआम मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में अपनी में कहा कि क्यों सारे के सारे जो इस तरह के जो जीव हैं वो एक पर्टिकुलर दल के साथ जुड़े पाए जाते हैं। हम तो आईटी सेल के छोटे मोटे संयोजकों की बात करें, यहाँ के तो सांसदों का हाल आपने देखा कि पूरे देश की कुश्ती को चंद एक साल के अंदर ही रसातल में पहुंचा दिया। एक साल के अंदर जिस तरह का माहौल बना, जिन बेटियों को दशकों लगे थे, पीढ़ियों की तपस्या के बाद जो लड़कियां घर से बाहर निकल के और पहुंची थी अखाड़े में, वो आज उनके परिवारों की क्या हालत है, वो वापस अपने पदक वापस करके, और जो नए बच्चों ने आना था, नई पीढ़ी भी नहीं आ रही है। ये जो सारी है, ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आपने कहा कि राजनीतिक बदलाव और सारी चीजें, मुझे लगता है बुशरा जी, राजनीतिक बदलाव जो है वो सामाजिक बदलाव और समाज की मनोस्थिति का एक आईना रहता है। जो पिछले, अगर आप 9 पौने 10 साल कहिए, आप अब तो पौने 10 साल हो गए, पौने 10 साल में जो इस देश की मनस्थिति मैंने देखी है आम आदमी की, हर आदमी दुखी है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके दुखों का निवारण कोई पड़ोस वाला कर जाए और वो खुद कुछ ना करे, ना बोले, ना कोई मांग करे, ना कुछ करे। आप छोटे से छोटा जो आपकी दिनचर्या है, उससे लेकर के बड़े से बड़े राष्ट्रीय मुद्दों तक ये बात लागू होती है। अब सवाल ये है कि ये मनोस्थिति क्यों आई? ये मनोस्थिति केवल और केवल इसलिए क्रिएट की गई है। देखिए, दो ही चीजें हैं जो मौजूदा सत्ता तंत्र ने विकसित की है पौने 10 साल में। पहली है डर, खौफ पैदा कर दीजिए दिमाग के अंदर, और दूसरा है उस खौफ को सबसाइड करने के लिए एक उत्सव का माहौल बना दीजिए, आर्टिफिशियल उत्सव का। और यही आप लगातार देख रहे हैं। आज मैं एक मुख्य धारा के अखबार का, जिसमें मैंने बहुत समय काम किया, उसका एक हेडिंग पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें फ्रंट पेज फ्लायर हेडिंग है, राम आ रहे हैं। क्या ये हेडिंग आपको ठीक लगता है? फ्रंट पेज, देश के मुख्य धारा का नंबर 2-3 का अखबार है। राम कहां चले गए थे? या एक मंदिर में एक नई प्रतिमा बनवा करके एक प्रतिमा का वो कर देना, क्या उससे राम आ जाएंगे? इस देश में तो बहुत सारे लाखों करोड़ों मंदिर ऑलरेडी हैं। तो सवाल क्या है कि जो मूल नैरेटिव है, जो मूल लोगों की बात है, जो देश की बात है, उसकी कोई चर्चा मत कीजिए और एक आर्टिफिशियल माहौल बनाइए। मैं एक सवाल पूछता हूं, जिस पूरे आंदोलन के ऊपर, जिस पूरी बात के ऊपर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और सब ने जो किया था कि जो बाबरी मस्जिद के अंदर राम जी की प्रतिमा मिली है, रामलला की, वो प्रतिमा कहां है? उसको क्यों नहीं स्थापित कर रहे आप? उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर रहे? मिली तो वो थी, ऐतिहासिक है वो, और उसी के ऊपर सारा आंदोलन खड़ा हुआ है। तो प्रतिमा कहां चली गई अब, और नई बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस देश में आपको ये सवाल पूछ रहा है क्या? सवाल केवल इतना है बुशरा जी, देखिए, चुनावी विकल्प, राजनीतिक विकल्प, ये सारी चीजें होती रहेंगी, सियासी चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती तो देखिए, राजनीति कहां, राजनीति समाज का मनोस्थिति को परिलक्षित करती है,
और समाज की मनोस्थिति कहां खड़ी है कि देश में कुछ भी होता रहे, मणिपुर होता रहे, सेंगोल की स्थापना होती रहे, देश में पुलिस तंत्र बनता रहे, संविधान को कुचलते हुए 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए और कुछ भी होता रहे चारों तरफ, मेरे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ होता रहे आम आदमी के लिए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये जो मनस्थिति है, ये एक नई गुलामी विकसित कर दी है देश के अंदर, और ये प्लान्ड है। विकल्पों की बात तो आप जब जाएंगे जब कोई देश में नैरेटिव बचेगा, और नैरेटिव केवल वो जो सत्ता तंत्र दिखा रहा है। तो आम आदमी को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर कुछ मूलभूत परेशानियां हैं। देश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। क्या किसी आदमी ने इस पे, आपने कहा ईवीएम का जिक्र किया और किया, वो तो बहुत बड़ी चीजें हैं। मैं तो आपको एक छोटी सी बात जी कर रहा हूँ, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, लोगों के घरों में पानी की बूंद नहीं है इस मौसम के अंदर। और बड़ी बातें छोड़ दीजिए आप राजनीतिक विकल्पों की, 4-4 घंटे हर रोज बिजली गायब हो जाती है, कहीं कोई चुई नहीं है। और आप कह रहे हो सत्ता पक्ष, मैं कह रहा हूं विपक्ष कहां है? आम जनता जो उसको झेल रही है वो कहां है? तो केवल कहने की बात यह है कि जो देश का लोगों का जो माइंड स्पेस था उसको एक खास तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, और वो केवल वही देख पा रहा है जो सत्ता उसको दिखाना चाहती है, जो मीडिया उसको दिखाना चाहता है। इतनी बड़ी घटना हो गई प्रधानमंत्री के उसमें, क्या प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा 60 दिन में? क्या केंद्र के किसी कैबिनेट मंत्री ने कहा? वो जो आरोपी हैं, जो 3 आरोपी हैं, जो 60 दिन तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, ये सब करने के बाद उनका कहीं भी किसी भी रूप में, कितने नेताओं के साथ आपको फोटो मिले? जेपी नड्डा के साथ मिले, इस देश के एक बहुत महान मंत्री के साथ मिले जो महिला बाल कल्याण की चैंपियन थे, और तमाम। केवल ये है कि क्या क्या हम सारी जो बातें करते हैं, क्या हम उससे समाज को जागृत कर पा रहे हैं? क्या हम समाज को आईना दिखा पा रहे हैं? जवाब है ना। या तो हम दिखा नहीं पा रहे, और हम कोशिश भी कर रहे हैं तो समाज उस आईने को देखना नहीं चाहता है। जब इस तरह का एक स्टेग्नेशन आ जाता है किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में, तो वो निश्चित गुलामी की गारंटी है। ये मैं देख पा रहा हूं। मानसिक गुलामी, या जो आप संवैधानिक गुलामी की बात करते हो, एक अलग पक्ष है, उसकी जरूरत ही नहीं है। 10 साल से आप देश में देख रहे हैं ना, कोई जन आंदोलन खड़ा हुआ? जी मणिपुर के अंदर पूरी दुनिया देख रही है कि 8 महीने के अंदर से किस तरह का एक अल्टरनेटिव शासन कर दिया गया है कि उस सरकार को कोई पूछने वाला ही नहीं है। हजारों हथियार जो गवर्नमेंट एक्सचेकर के पैसे से खरीदे गए थे पुलिस और पैरामिलिट्री के, वो किसके पास है? सत्ता के जो समर्थित कथित तौर पे उन लोगों के पास है, और वहां वो सरकार चल रही है आज भी, कोई सवाल नहीं है। महिला पहलवानों का कोई सवाल नहीं है, देश के कानून बदल दिए उसका सवाल नहीं है, आम जनमानस का सवाल नहीं है, राम आ रहे हैं, ये है। तो सबसे पहले राम को बड़ा अच्छा है, लेके आइए, आप राम को लेके आइए, लेकिन आप राम को लेने वाले कौन होते हैं? राम तो हर घट में बसे हुए हैं, हिंदुस्तान के हर आदमी के घट में बसे हुए हैं। क्या राम के आधार पर आप वोट मांगेंगे? संविधान तो कहता है आप मांग नहीं सकते, लेकिन आप तो शहीदों के नाम पे भी वोट मांग लेते हैं, पहला वोट। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये एक निराशा का भाव पैदा करती है बुशरा जी। और पढ़ा लिखा जो समाज है, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, उनको मैं सो कॉल्ड पढ़े लिखे कहता हूं, उनको कहीं ना कहीं कुपड़ता की तरफ ले जाया गया है कि जो दिखाया जाए वही देखिए आप। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और एक प्रोग्रेसिव लोकतंत्र के लिए, एक प्रोग्रेसिव देश के लिए, जिसको आप कहते हैं कि 5वीं उस पर आगे अर्थव्यवस्था में 3री पे आने वाला है, वो सब ऐसे नैरेटिव हैं जिनके कोई मायने नहीं है आम जनमानस के लिए। 140 करोड़ आदमी में से 2 आदमियों को छोड़ दीजिए, केवल 2 आदमियों को, उनका नाम आप भी जानते हैं, नंबर 2, 1 और 2, हर आदमी पीड़ित है, कैबिनेट के मंत्री भी पीड़ित है, सांसद भी पीड़ित है, कोई चू नहीं कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये मुझे लगता है ये इस देश के लिए बहुत बड़ा एक आईना है, और 2024 में ये चीज अगर कायम रहती है तो आप निश्चित गुलामी की गारंटी मानिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। 2024 की शुरुआत हम उम्मीद से ही करना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर वो उम्मीद खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है हमारे आसपास की तमाम चीजें और जो भी हम सोच रहे हैं वो सब भी धराशायी हो जाएगा, वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद तो बरकरार रखनी होगी इंसान जब तक जिंदा है, और जब तक जिंदा है जिंदा दिखना भी जरूरी है। लेकिन अनिल जी, आप क्या सियासी चुनौतियां 2024 की देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है मोदी का जो मैजिक, जो मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो गुलाम मीडिया है उसके द्वारा जो क्रिएट किया गया है, क्या वो बरकरार रहेगा, या आपको लग रहा है कि 2024 में वो चमक फीकी पड़ेगी? विपक्ष जो चुनौती दे रहा है, क्या आपको लग रहा है उसमें वो कामयाब होगा, या अभी लड़ाई लंबी है?
देखिए, ये अत्री साहब ने जो रखा वो काफी मतलब मार्के की बात है। दो तीन बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है। वो ये कि निराशा का माहौल है, और मैं समझता हूँ निराशा का माहौल है, और उम्मीद मतलब कम, निराशा मतलब है कि उम्मीद आपको कम दिखाई दे रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सेंस में कि एक जिम्मेदार जो भी है नागरिक देश का, चाहे पत्रकार हो या कोई भी, उसको ऐसा ही लग रहा है। और ये निराशा, सही कहा उन्होंने, कि देश भर में हर क्षेत्र के लोग महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैबिनेट के जो उनके सदस्य हैं वो भी। इसके बावजूद क्या वजह है कि वो सिर्फ काबिज नहीं है, बल्कि इसको आगे बढ़ाना, मतलब इस सत्ता या शासन को आगे भी 2024 में जीत लेने की उम्मीद करते हैं या जीत लेने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे मुझको लग रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स जो है संवैधानिक संस्थाओं का हो गया है, और उसके तरफ हमको लग रहा है ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कि सही कहा उन्होंने कि कुप्रथता की ओर, एक देखिए, जब अंग्रेज आए थे, मतलब थोड़ा सा इसको समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास को बगैर समझे हम इसको समझ नहीं सकते। जब अंग्रेज आए थे तो ऐसा नहीं था, अंग्रेज आए थे जब औरंगजेब छोड़ करके गया था हिंदुस्तान, मतलब जब 1707 में जब उसकी मौत हुई, उस समय हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी था। 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हिंदुस्तान कर रहा था। और अंग्रेज 1757 में पलासी के युद्ध से देश में काबिज हो गए, मतलब उनके पास सत्ता आ गई। और फिर पानीपत के थर्ड बैटल के बाद उनके पास, मतलब बक्सर की लड़ाई के बाद वो आ गए 1766 मेरे ख्याल में, 64 में वो उनको मतलब मुगलिया सल्तनत को उन्होंने हरा दिया। तो ये 1764 से आगे से देखेंगे तो उन्होंने यही प्रचार करना शुरू किया कि ये हम्म। जो मुगल शासन था इसने आपको तकलीफ में डाला है, यही ये बहुत खराब शासन था। और उन्होंने 100 साल लगाए, 1857 आते आते लोगों को लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो लोग खड़े हो गए। लेकिन 100 साल के अंदर उसने पूरा प्रचार तंत्र, आप लंबा इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से भाषा हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा जमाया। और जो हमने पाया था, अब वो पाया था मुगल शासन की वजह से नहीं, वो पूरे 2000 साल के जो सिविलाइजेशन था जिसमें उनका भी योगदान है। आज जो हम हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं अभी जब राम मंदिर का इतना चढ़ा हुआ है, विपक्ष को भी कहने की हिम्मत नहीं होती है, उस समय मैं कह रहा हूं कि मुगल जो अकबर जो है वो सबसे बड़ा इंटीग्रेशन का फोर्स तैयार करके गया हिंदुस्तान में। आज जो तहजीब हम देख रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करने की तहजीब, लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक ढंग से हर धर्म से संवाद करने की, उसकी बुनियाद अकबर ने रखी थी। औरंगजेब ने उसको ध्वस्त किया, वो एक अलग मुद्दा है, बहस में नहीं जाएंगे। तो मैं जी। ये कहना चाहता था कि ये सारा जो अचीवमेंट था उसको उन्होंने नष्ट किया। अब वही काम बीजेपी कर रही है, जो कर रहे हैं गुलामी की ओर, उसी को मैं विस्तार दे रहा हूं कि वही काम अब बीजेपी कर रही है, जो 100 साल में 1917 में चंपारण के सत्याग्रह के बाद से जिस हिंदुस्तान की बुनियाद, मतलब कल्पना में जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में रखी गई असहयोग आंदोलन के बाद, कि अंग्रेज का बनाया हुआ ये राज, अंग्रेज का बनाया हुआ तंत्र, उनकी बनाई हुई जो मानसिकता है उसको हम त्याग देंगे। और 47 आते आते हमने आजादी हासिल कर ली, और 75 साल हमने लगाया एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने में जिसमें कि मतलब ये अब तो वो स्लोगन भी लोग देना नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। आप सुनाई नहीं देगा आपको कहीं, मतलब आप बताइए, आप ये आप अब हमने इतना इतना डिफेंसिव हो गए हैं कि हम ये जो 75 साल में जो हमने हासिल किया था एक लोकतंत्र, आप पूरी दुनिया का देख लीजिए, जो लोकतंत्र जो उपनिवेशवाद के बाद आजाद हुए देश, सब जगह तानाशाही आई। और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान बिखर जाएगा, उस हिंदुस्तान को हमने बिखरने को नहीं दिया, मजबूती से चीन के सामने और अमेरिका, में पाकिस्तान को दोष नहीं देता, अमेरिकी ताकत से बनी हुई सेना उनके, ये उसके मुकाबले हमने अपने को खड़ा रखा, भौगोलिक रूप से भी। आज वो सारा कुछ खतरे में है और सब बिखरने के लिए तैयार है। हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं है, भाषा के आधार पर वो चाह रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ में डिवाइड कर दे। वो इसका पूरा चल रहा है। वो जो तमिल संगमम करके अभी चला है, वो वहां उन्होंने बनारस में किया था, वो ये है तमिल वर्सेस हिंदू, ये मतलब जो द्रविड़
पेरियार की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ एक सनातनी वाला विवाद करे। तो ये पूरा देश, मणिपुर आपने देखा ही, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एथनिक क्लींसिंग स्टेट के कोने में, जिसके बारे में बताया उन्होंने, हथियार बांट दिए इन्होंने, सरकार का पैसे से खरीदा गया हथियार, बॉर्डर स्टेट है। आप इसका इसका जरा नतीजा देखिए कि चीन की सीमा बहुत दूर नहीं है, बगल सामने म्यांमार है, इतना इंपॉर्टेंट इलाका है वो, और वहां पर आपने हथियार बांट दिए एक दूसरे समुदाय को धर्म और इसके नाम पे ये करने के लिए, मतलब विवाद, ये मतलब दंगे करने के लिए हथियार बांट दिए, और जो हुआ वो कलंक है। ऐसा ही कलंक मैं मानता हूं, मैं सब अभी भी कह रहा हूं, जब राम मंदिर का चल रहा है कि बाबरी मस्जिद को ढहाना हिंदुस्तान के संविधान पर एक सबसे बड़ा कलंक है कि हमने उनको वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा, लिखित में उन लोगों ने वादे किए थे और उन्होंने उस वादे को तोड़ के उसको तोड़ डाला और माना, और सुप्रीम कोर्ट ने कि गलत था, लेकिन उसको सजा नहीं मिली, और अब ये चल रहा है। अब लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि विवाद क्या है जी। राम बड़े हैं, ये तो इकबाल ने भी इमाम हिंद उनको कहा है। कोई भी हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले राम है। राम ही एक ऐसा है जिनके बारे में कोई ज्यादा विवाद नहीं है, बाकी के बारे में कुछ विवाद भी है, राम के बारे में बहुत कम विवाद है। जो विवाद थोड़े बहुत हैं वो जरूर विवाद होने चाहिए, और सबको हक है कि जो हमारा आराध्य पुरुष है उसको भी सवाल करें, ये लोकतांत्रिक चीज है, वो अलग है, उन पर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे समय में ये क्या कर रहे हैं, ये विवाद क्या उठा रहे हैं कि राम, अभी अब मैं देख रहा था, मैं इसकी चर्चा, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ा घटक दल जो है एनडीए का वो है गोदी मीडिया। एनडीए में कोई नहीं रह गया है, बीजेपी है। अब बीजेपी से भी बड़ा घटक दल है वो है ये मीडिया, क्योंकि अब बीजेपी सीधे प्रहार नहीं करती है, अब वो मीडिया के सहारे प्रहार करती है। अभी चल रहा है क्या, विवादास्पद बयान दिया कांग्रेस ने राम मंदिर के बाद, बयान क्या दिया, रशीद अलवी का बयान था, उदित राज का बयान है, वो सबको कोलाज लगा के बता रहे हैं। बयान उन्होंने क्या किया कि राम सबके हैं। उन्होंने बयान दिया क्या कि राम के मंदिर में इनवाइट करने वाले आप कौन हैं। वो पूछ रहे हैं क्या कि ये जो आपने, इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसमें कौन सा विवादास्पद बात है भाई, इसमें हमको भी हक है हम पूछें। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि 2000 साल में मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं कि राम मतलब आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मतलब व्यक्ति, ये इसके संबंध क्या है, उस पर पूरा उपनिषद से लेकर के, वेद से लेकर के, गोरखनाथ से लेकर के लिंग मतलब बसवा या जो भी है सबने बहस की, और हाल में डॉक्टर अंबेडकर ने बहस की धर्म के बारे में। ये क्या, ये सारे को पीछे ले जा रहे हैं, अच्छत बांट रहे हैं, जिस पर बार बार विवाद हो चुका है कि ब्रह्म निराकार है अगर, तो वो जगत गुरु को चैलेंज कर रहे हैं। जगत गुरु मतलब जो शंकराचार्य का कहा हुआ है कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, तब ये साकार ब्रह्म को लेकर के सब पर थोपने के लिए क्यों तैयार है। एक हिंदू के मतलब धर्म के मतलब स्टूडेंट के रूप में मैं उनसे सवाल करता हूं, कोई सवाल ही खत्म कर दिया है। मीडिया वहां उठाता है, आईटी सेल से वो बैठ करके तय, अब कैसे तय होता है, चूंकि मैं लंबे समय से किसी अखबार में नहीं हूं, इसीलिए मुझको वहां न्यूज रूम में किस तरह के आदेश वो प्राप्त करते हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगाता हूं कि कहां कहां से ये सुबह में असाइनमेंट कैसे ये लोग लेते हैं और हेडलाइंस को तय करता है। तो जब तक मीडिया से अगर नहीं लड़ेगा विपक्ष और ये, तो आप ये नैरेटिव देखते रहेंगे। और 2000 साल पीछे, मैं 200 साल, ये 800 साल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 2000 साल पीछे जो हमने उपनिषद में पढ़ा था, हमने जो गीता में पढ़ा है, वो सबको मिटाने के लिए तैयार है, सिर्फ सत्ता के लिए, ताकि अडानी, वो सही, राहुल गांधी का इसलिए नाम लेना जरूरी है क्योंकि उसने इनके नब्ज पे हाथ रखा है। वो सब बता रहे हैं कि ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि उस सारा पूरा देश आप एक मतलब एक व्यापारी को सौंप दें। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये तमाम जो सवाल हैं वो बिल्कुल अभी के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बहुत ही ज्वलंत है। लेकिन हेमंत जी, क्या ये 2024 का जो साल है और खास तौर पर
अभी हम ये देखें कि चंद महीने का वक्त बचा है, 2 से 3 महीने का ही वक्त है, उससे भी कम मैं कहूंगी। जब लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर जो तमाम कवायदे हो रही हैं, जो तमाम पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई हैं, जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, जो त्रस्त हैं, और लगभग देश का हर तबका, बेरोजगार युवा हो, चाहे महंगाई से त्रस्त आम आदमी हो, चाहे बोलने की आजादी जो है छीन ली गई हो, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, तानाशाही अपने पूरे चरम पर है, ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। और क्या ये परिवर्तन कुछ हो पाएगा, इस सब की उम्मीद के साथ ही हम नए साल की जो है शुरुआत की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि नाउम्मीदी है और लोग ज्यादा नाउम्मीदी को लेकर बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, क्या ये 2024 का जो साल है जिसकी आज शुरुआत हुई है, ये लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का क्या ये साल होगा? क्या ये चंद महीने ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में ये लोकतंत्र जो हमारा है, ये जो संविधान हमारा है, ये बचा रहेगा या फिर नहीं रहेगा? आगे आने वाले वक्त में चुनावों की वो प्रक्रिया, चाहे फॉर्मेलिटी के लिए सही जो हम देख रहे हैं, क्या वो भी हमें देखने के लिए मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बुशरा जी देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोक का तंत्र। मौजूदा तंत्र में लोग कहाँ है? लोग तो है ही नहीं। लोग तो रिसीविंग एंड पे है। लोग तो सफरर बना दिया गया है। लोकतंत्र के अंदर लोग एक पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, और उसके हिसाब से सत्ता तंत्र चलता है। यहां तो लोग को हटा करके तंत्र की बात कीजिए आप। अब केवल तंत्र बचा है हकीकत में। और इसके कारण समझिए, इस विश्वास, आत्मविश्वास, आपने कहा कि नए साल की शुरुआत निराशा से नहीं करनी चाहिए। मैं निराशा नहीं कह रहा हूं, बहुत उम्मीद के साथ जो बात कहना चाह रहा हूं मैं इस देश के आम आदमी को एक आईना दिखाने की बात कर रहा हूं। मैं हनुमान को उसकी ताकत दिखाना चाहता हूं। हनुमान जी को याद दिलानी पड़ती है उसकी ताकत, जो कहा जाता है। तो मैं इस देश का जो आम आदमी है वो हनुमान है, और उसको उसकी ताकत दिखाना चाहता हूं। और उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत है उसका वोट, उसकी जागृति, उसकी मुद्दों को लेकर के आवाज बुलंद करने की ताकत, उसको किसी मुकाम तक ले जाने की ताकत। आप एक कमाल की बात बताइए, मैंने एक बार पहले भी आपके शो में पूछा। 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 में उम्मीद के विपरीत जीती, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कहीं पर आपको नई सरकार बनने का चाव दिखाई दिया क्या? कहीं कोई दिखाव दिया? चंद भाजपाइयों को छोड़ के, आईटी सेल को छोड़ के, कहीं कोई, जो एक लोकप्रिय मैंडेट जब आपको मिलता है तो पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल होता है। आपको कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उत्सव दिखाई दिया क्या कहीं? और ये पूरे देश की हालत है। हरियाणा के अंदर, जब मैं कमाल की बात जो आप कह रहे हैं ना, जो उम्मीद की बात करता हूं, मैं एक बात कहता हूं आपको। देखिए, इस देश का मैंडेट और नैरेटिव कैसे ठगा जा रहा है। ये 3 राज्यों के चुनाव जो इनका हिंदी बेल्ट के आए रिजल्ट, उससे पहले हरियाणा की मैं बात करता हूं, आप जस्ट पासिंग रेफरेंस में। लोग पहली रात को जब काउंटिंग होनी थी, तो शाम को जब घूमने फिरने जाते हैं तो वहां पे तमाम लोग मिलते हैं, बुजुर्ग भी और पढ़े लिखे, तमाम टॉप क्लास एलिट। उन सब का यह मानना था कि हरियाणा के अंदर 70 से 75 सीट कांग्रेस की आएंगी। और अगले दिन रिजल्ट आ गए, काउंटिंग वाले दिन। और नेक्स्ट डे शाम को जब वहां पहुंचे तो बोला, साहब कुछ ही कर लीजिए, आएगी तो भाजपा ही। तो मैंने पूछा, भाई क्यों? कहते जी किसी को वोट डाल लो, गिनेगी तो बीजेपी को ही। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर वोटिंग के प्रोसेस में एक व्यक्ति का भी सवाल उठता है, उसको भी अगर शक है, तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का यह फर्ज बनता है कि उस शक को क्लियर करे, और उसके लिए उसको जो भी कदम उठाना पड़े, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। उस विश्वास को कायम करने के लिए चुनाव आयोग को कूद पड़ना चाहिए कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, वो एक अवधारणा है, और साइंटिफिकली ये है, ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत। जब से ये परिणाम आए हैं, दिग्विजय सिंह ने वो 199 जो स्टेट असेंबली थी जिनके अंदर कांग्रेस ने लीड किया वोटिंग, उसमें पोस्टल बैलेट में, क्या चुनाव आयोग ने विपक्ष को समय भी दिया मिलने के लिए? और विपक्ष भी केवल, देखिए निराशा की बात क्या, जो आप निराशा की बात कहती है, आम आदमी तो बोल नहीं रहा, वो तो सच बात है। विपक्ष ने समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव के दौरान भी मांगा और चुनाव के बाद भी मांगा। क्या आज तक चुनाव आयोग ने समय दे दिया? इतने महत्वपूर्ण मसले पर 140 करोड़ लोगों के वोटिंग में आस्था का सवाल है ये, और केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उस समय तो वो कह रहे थे कि हम तो चुनाव में व्यस्त हैं। आज किस चीज में व्यस्त हैं आप? सवाल केवल इतना है कि चुनाव आयोग, जैसे अनिल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मीडिया उसका सहभागी हो गया है सत्ता तंत्र का, तो चुनाव आयोग भी हो गए। और चुनाव आयोग इक्वल स्टेक होल्डर है इस सत्ता के अंदर। कौन लोग हैं चुनाव आयोग में? उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा है सवालों को दरकिनार कर देना, उनको सुनिए ही मत। ये वही चुनाव आयोग है जो कभी ओपन चैलेंज करता था कि आप आइए
और मशीन को ये कीजिए। कोशिश तो की, आज तो नैरेटिव से ही बात गायब है। और जैसे ही आप ईवीएम की बात करते हो तो नैरेटिव क्या आता है कि विपक्ष तो पहले ही हार गया है। पूरे देश में ये 2 दिन के अंदर स्टैब्लिश कर देंगे कि विपक्ष तो चुनाव से भाग रहा है। तो यहां पर लाके खड़ा कर दिया। ये मैं निराशा की बात नहीं कर रहा, मैं इस देश के आम जनमानस को उसकी ताकत दिखा रहा हूं, उसको आईना दिखा रहा हूं कि तुम्हारा जो अर्जित लोकतंत्र है उसको सुनियोजित ढंग से आपसे लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, छीना जा रहा है। ये केवल एक आईना दिखाने की बात है। और मजे की बात यह है कि इसमें जो विपक्षी दल है वो भी वो भूमिका नहीं निभा पा रहे, क्योंकि जन की भागीदारी नहीं, जनतंत्र ये बचा ही नहीं। जब जन की भागीदारी नहीं होगी तो आप किस बात पे आंदोलन खड़ा करेंगे बताइए? पॉपुलर पार्टिसिपेशन कहां होगा? आम आदमी को तो रोटी कैसे कर दिया आपने? क्यों करोगे तो आप यूएपीए लगा देंगे। पहले 15 दिन पुलिस रिमांड में होते थे, अब 90 दिन कर दिए। तो सवाल ये है, देखिए बुशरा जी, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह मार्केटिंग का प्रोडक्ट नहीं हूं कि सब कुछ भला भला दिखा करके और सारे देश का जनमानस या जनादेश को लूट लूं। मेरा एक पत्रकार के नाते ये काम है कि जो खरी बात है वो आम आदमी तक पहुंचे। चाहे हमारा जितना भी प्लेटफॉर्म, जो हमारी रीच है मुख्य धारा की मीडिया की तुलना में हमारी नहीं हो सकती, और इसी का फायदा सत्ता तंत्र उठा रहा है। तो देखने की बात यह है कि आज विपक्षी दल जो नैरेटिव है लोक क्या नाम है सरकार का और उसके प्रायोजित, उसके पोषित मीडिया का, विपक्षी दल उस पर क्यों वो कर रहे हैं? वो धरना क्यों नहीं दे देते चुनाव आयोग पे? अब तक जाके क्यों नहीं चुनौती देते हैं? अमेरिका तक से ये बात आ गई अब तो कि मशीन स्टैंड अलोन नहीं है। ईवीएम उसके अंदर तमाम खेल हो सकते हैं। क्या चुनाव आयोग ने एक शब्द भी कहा? अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन दिया है? उसका कारण समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि वोटिंग तो होगी, क्या चुनाव होगा? बार बार सवाल ये है। वोटिंग तो पुतिन की भी होती है हर साल, कितने सालों से आप देख रहे हो, हर बार लोकप्रियता 2% बढ़ जाती है। तो जब ये कहते हैं कि 400 सीट आएंगी तो उसका मतलब समझ लीजिए क्या है। उसका मतलब केवल ये कि जो सीटें इनकी ईवीएम छोड़ देगी विपक्षी दलों के, वो भी प्री प्लान्ड तरीके से कि किस पार्टी को कितनी देनी है, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। और चुनाव आयोग चुप है, सरकार चुप है, और गोदी मीडिया ने वो टेंडर उठा रखा है विपक्ष को बदनाम करने का, आम आदमी को ठगने का। तो जब सारी की सारी चीजें उस दिशा में जा रही हैं तो रोजी पिक्चर पेंट करके उसके लिए तो फिर मुझे मोदी जी से कुछ न कुछ वो लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग, जो शायद वो अभी देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है उस तरह का कोचिंग सेंटर उन्होंने नहीं खोला है। उनका जो मार्केटिंग का जो पूरा खेल है वो केवल इस जनादेश को ठग रहा है। और मेरा जो काम है जो जर्नलिस्ट के नाते, वो देश के लोगों को आईना दिखाने का है, उनको जागृत करने का है, और सच को सच और गलत को गलत कहने का है। बाकी इसमें आशा हो निराशा हो, हमें उससे आगे की चीज देखनी पड़ेगी। हमें देश की चिंता है। और एक बात और सोचनी पड़ेगी आपको, जो काम, जो अनिल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इतने सालों तक इन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आई, उसका कारण था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कम पढ़े लिखे जरूर थे, वो कुपड़ नहीं थे। लेकिन आज हम पढ़े लिखे कुपड़ हैं। जो काम अमेरिका की सीआईए नहीं कर पाई, जो मोसाद नहीं कर पाई, जो चाइना नहीं कर पाया, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो क्या नहीं कर पाया? हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं तोड़ पाया। वो हमारी एकता की सबसे बड़ी गारंटी था। और आज सत्ता में बैठे हुए लोग देश के एक बहुत बड़ी आबादी को मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं किसी कारण से, वो वोट बैंक की राजनीति से। क्या ये देश को तोड़ना नहीं है? क्या जो मणिपुर के अंदर जो हुआ वो देश को तोड़ना नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर आप कौन सी आशा की बात करते हैं, कौन सी उम्मीद की बात करते हैं? उतना जो जोश है वो मेरे अंदर फिलहाल नहीं है। मुझे तो जो दिख रहा है सामने, मुझे तो वही कहना पड़ेगा मुश्रा जी। जी बिल्कुल, और हकीकत पसंद होना भी जरूरी है, और आपको हकीकतों को दिखाना, आईना दिखाना भी जरूरी है। जो है जैसा है वैसा दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस पर लेप लगाते रहेंगे, उसे ढकते रहेंगे, तो जख्म को ढक देने से वो ठीक नहीं होता बल्कि नासूर बन जाता है। तो वो लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन अनिल जी, सवाल ये है कि लगातार अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से, या मैं कहूं कि 3 राज्यों के जब से रिजल्ट आए हैं तब के बाद से ही विपक्ष ने इसको उठाया। अब सिविल सोसाइटी भी आगे बढ़कर आई है, कुछ एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ग्रुप्स हैं जो सामने आए हैं और ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है इसके साथ कि आखिर इतनी देर से क्यों जागे हैं तमाम लोग? अगर ये पहले से पता था कि ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, जैसा उनका कहना है, और वो ये भी कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर वो एक तरह से उस मशीन को अगर चुनाव आयोग उनको देता है, वो कह रहे हैं कि आप 50 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हैक किया जा सकता है। तो एक तरफ इस तरह के मुद्दे हैं, ईवीएम से ही अभी चुनाव हो रहा है, 3 महीने से कम का वक्त बचा है, जाहिर सी बात है इसमें कोई परिवर्तन तो होने नहीं जा रहा है।
और अगर ऐसा ही चलता रहा, उन बातों पर अगर हम यकीन करें जो विपक्ष कह रहा है, जो वो सिविल सोसाइटी की तरफ से कहा जा रहा है, तो फिर 2024 में क्या सत्ता परिवर्तन फिर मुमकिन हो पाएगा? क्या जो इंडिया गठबंधन सोच रहा है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? और अगर ऐसा ही था तो इन 5 सालों में या कम से कम 2 साल पहले, 1 साल पहले ही क्या इस ईवीएम की मुहिम को इस तरह से, इस पैमाने पर नहीं शुरू करना चाहिए था कि ये एक जन आंदोलन बनता? क्योंकि हमने देखा है किसानों ने कुर्बानियां दी, उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर बॉर्डर्स पर बैठे, उन्होंने आंदोलन किया, सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, चाहे पहलवान बेटियों के सामने सही, अभी फिलहाल के लिए ही सही, तो कम से कम सरकार एक तरह से झुकती हुई नजर आई है। अगर ईवीएम जैसा मुद्दा जो कि पूरी चुनावी जो हमारा तंत्र है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है उस तरह से जो बनना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए ये खाली ये ईवीएम तो चुनाव को आप देखिए कि खाली सिर्फ ईवीएम का मामला नहीं है, मत पूरा चुनाव को आपको देखना पड़ेगा। आपको रामपुर के बारे में सुना होगा, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया, वोट जिनका नाम था उनको भी डालने नहीं दिया गया। ये जो घटनाएं होती हैं इसको आप इग्नोर करते हैं, और इसकी वजह से आप जो उसमें घुन लग गया है चुनाव प्रक्रिया में, उसको आप इग्नोर, आप सिर्फ ईवीएम पर भी केंद्रित नहीं करना चाहिए। अभी क्या है, वो जो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख की बात करते हैं, वो क्या है, वो लिस्ट बनाता है कि किन लोगों को वोट देने नहीं देना है, वो लिस्ट बनाता है कि किन लोगों का वोट कटवा देना है। आपको पता है बहुत खेल चल रहा है नीचे से पैसा खर्च करके तरीके से, और उसकी किसी की ताकत नहीं है जब तक कि ऑर्गेनाइज, जो कहा कि लोक नहीं है तो कहां से तंत्र को आप पकड़ पाएंगे। तो लोक की भागीदारी कम हो गई है, उसके मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। और उन्होंने पहला काम किया, जो मैं कई बार बोल भी चुका हूं, फिर दोहराता हूं, कि पहला काम क्या किया कि सिविल सोसाइटी जिसको आप बोलते हैं, एनजीओ है, पहला आते ही 2014 में पहला आक्रमण हुआ बुद्धिजीवियों और सिविल सोसाइटी पे कि ये लोग तो बेईमान लोग हैं, और जेल में डाला कुछ को, जेएनयू के लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा, और वहां पर क्या तमाशा किया आपने देखा। तो वो पहला काम था कि जो वॉइसेस थे, न्यूट्रल वॉइस, जो कांग्रेस के वॉइस नहीं थे, बीजेपी के किसी संगठन के वॉइस नहीं थे, वो लोग इंडिपेंडेंट लोग थे, जिनका कि 75 साल में जिनको ये समझ बनाई जिन्होंने कि देश को एक लोकतंत्र, सेकुलर लोकतंत्र की जरूरत है, जो जिसमें कि समता होनी चाहिए, गैर बराबरी कम होनी चाहिए, सबको अपना हक मिले। इस लोकतंत्र की कल्पना को जीने वाले जो लोग थे, उनको पहले टारगेट किया, और वो नागरिक समाज ध्वस्त हो गया। उनको कहा कि ये लोग विदेश से पैसा ले रहा है, सबसे ज्यादा पैसा 20% का आता है विदेश से, कोई हिसाब ही नहीं देता है, अन्य कोई लेता है सबसे ज्यादा पैसा। वो जो नमो नमो करने, वो जो मोदी मोदी करने वाला सब जो है, उसको कौन पैसा दे रहा है, कहां से ले जा रहा है, कैसे उनका जो पार्टिसिपेशन, ये सब कोई कभी किसी ने किया क्या? मीडिया का काम देखिए यही है कि मीडिया, आप बताइए कि नागरिक समाज अगर जिसको आप कहते हैं अन्ना का आंदोलन कुछ कर पाता क्या? अन्ना का आंदोलन इसीलिए चला कि मीडिया ने उनको पूरा हाईलाइट किया। केजरीवाल कौन चीज थे? कुछ नहीं थे, एक वार्ड कमिश्नर भी नहीं थे, लेकिन उनकी खबर हेडलाइंस चलती थी। और उनके पास कौन डॉक्यूमेंट था? वो डॉक्यूमेंट कहा हुआ कोई डॉक्यूमेंट था? कुछ नहीं था। प्रशांत भूषण और ये कैग ने जो कहा है वो लिया हुआ, सब मिल करके वो बनता है। मैं नहीं मानता कि उसमें कोई मीडिया ने गलती की, जो उसके सामने आया उसको लोगों ने दिखाया, बढ़ चढ़ के दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे एक षड्यंत्र था, इसको वो नजरअंदाज किया। हमारे समय में ही लोग कहते थे, जिस समय ये केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था, तो कई मेरे मित्रों ने कहा कि आपको पता नहीं है ये आरएसएस चला रहा है। तो मुझको लगता था कि लोकतंत्र के लिए कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जिस अंग्रेजी अखबार में मैं था वहां सब लोग खिलाफ थे, लेकिन मैं रोज उसके लिए लाता था, और वो हेडलाइंस खबर चलती थी कि 2G के स्कैम के बारे में। ये काम खत्म, उन्होंने पहला काम किया आते ही, जिनके सहारे देखिए तानाशाही जो होती है वो पहला काम करती है कि जिस सीढ़ी के सहारे आती है उसको पहले तोड़ती है। हिटलर ने भी जिन लोगों के सहारे वो आया पहला काम किया, बल्कि खुद उसके जो संगठन के लोग थे, वो जो नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स है, एक ही रात में अपने ही संगठन के ढेर सारे लोगों को उसने मरवा डाला। तो वो पहला काम। यहां भी आप देखिए, मतलब लोग कहेंगे क्या कि आप तो हिटलर से तुलना कर रहे हैं मोदी की, तो मैं वो नहीं, इतिहास खाली बता रहा हूं। यहां भी पहला काम मोदी जी ने क्या किया
पहला काम किया क्या कि जो लोग राम मंदिर आंदोलन के आगे बढ़ के चलने वाले लोग थे, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वो सबको पहला काम किया, उनको घर में बंद किया। अभी देखिए, आप जी बताइए कि कोई पूछ रहा है कि विनय कटियार जो है वो कहाँ है? बेचारा अपना, कोई सिंपैथी नहीं है मेरी। अब मैं एकदम बहुत खिलाफ हूँ उस आदमी के, क्योंकि जहर फैलाने में नंबर 1 था वो। लेकिन उसके बावजूद कम से कम जो लोग इस जहर का फायदा उठा रहे हैं, इस जहर को जो अमृत काल में पी रहे हैं, उनको कम से कम जो है, उनको तो उनको उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए। कोई नहीं नजर आता है, इसीलिए कि लोग जाएंगे तो कैमरा लेके पूछेगा ना उमा भारती से कि आप तो कूद गई थी जब मस्जिद ध्वस्त हुआ, तो आप कूद करके कैसे आप गले लग गई थी लोगों के, ये लोग पूछेगा तो जरूर वो अपना जी बताएंगे किससे। तो इसीलिए तो ये जो सारा तंत्र है, मैं मानता हूं कि देखिए, ईवीएम का खाली सवाल नहीं है, चुनाव प्रक्रिया पूरा है, जिसमें चुनाव आयोग की प्रक्रिया से लेकर एनरोलमेंट तक के ये भी है। अगर मान लिया कि ईवीएम का अगर मामला हल भी होता है तो भी इतना आसान नहीं होगा। तो आपको पूरी प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया तभी आप इसके लिए कर सकते थे जब सिविल सोसाइटी को वो ताकत रहती। सिर्फ आप कह रहे हैं कि रेत देर से जागा, वो देर से जागा, 10 साल से तो लड़ रहा है, उसका कोई आपने कभी एक लाइन दिया कि पीयूसीएल ने क्या कहा है जो लड़के कूद गए थे उसके बारे में? कोई नहीं है, एक किसी ने, मैंने अपने कॉलम में भले ही लिखा उसके बारे में, उसका प्रेस नोट आया, किसी जी ने नहीं छापा। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी जो इतने पुरानी संस्था है, उसका ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे क्या कहना है, एक भी कोई शब्द नहीं छपता है। सिविल सोसाइटी क्या, उनका तो एक लिमिटेड है ना, उसकी बात कहीं नहीं आ रही है। अभी ईवीएम के मामले में वो तो चूंकि सोशल मीडिया में थोड़ा स्पेस है, जिसके कारण ट्विटर और इसके जरिए प्रशांत भूषण या बाकी लोग ये सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल को जब अगर उठाएगा तो फिर पूरी प्रक्रिया में बारे में बात होगी, तब लोग समझ जी पाएगा कि क्या है। पूरा ध्वस्त हो चुका है, तंत्र लोग के हाथ से बाहर हो गया। अब लोग को जब तक ये एहसास होगा ये तंत्र हमारे हाथ से निकल गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही अत्री साहब कह रहे हैं और ये मैं भी कह रहा हूं। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। अजीब सी बात है, क्योंकि हम दूसरे मुल्कों में भी देखते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाले जो देश हैं, वहां पर अगर कुछ भी होता है तो हम ये देखते हैं से पहले अगर कोई आवाज उठाता है तो वो जनता होती है, क्योंकि उसी के सरोकार से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उसी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर चीज को, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर चाहे कोविड मिसमैनेजमेंट, हर चीज को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। और महंगाई है बढ़ती हुई, बेरोजगारी है बढ़ती हुई, ये तमाम चीजें हैं, मुद्दों के अंबार हैं। मोदी जी ने एक चीज है जिसमें बिल्कुल कमी नहीं की है इन 10 सालों में, और वो है मुद्दे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दों का एक अंबार है। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद भी वो किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वो ईवीएम है, वो चाहे मशीनरी है, या फिर उनके पास धन बल है, और जिस तरह से डराना और धमकाना है, साम दाम दंड भेद है, इस सब के बिना पर वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, ये साफ है। आखिरी सवाल हेमंत जी, अगर ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं और ये तमाम चुनौतियां सामने हैं, देश के सामने हैं, जहां पे लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, चुनाव आयोग, अब तो वो प्रक्रिया भी चेंज कर दी गई, कैसे उनको चुना जाएगा, अब वो भी एक तरह से देखें तो ये पपेट की तरह ही रह जाएगा, क्योंकि जब सीजीआई उसमें नहीं है, अगर 2 लोग सत्ता में बैठे और एक विपक्ष का नेता है, यूनानिमस डिसीजन उसमें होना नहीं है, मेजोरिटी से होना है, तो वो भी आप, उसमें भी कोई बात नहीं है, क्रिमिनल लॉज पास करा दिए गए हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, विपक्ष को आप उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। तो जो सब कुछ इमेजिन किया जाता था कि क्या अगर देश में कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो सब कुछ फिलहाल देश में हो रहा है। तो फिर आखिर आगे देखा कैसे जाए, क्या किया जाए और क्या होगा? क्योंकि हम जैसे पत्रकार से सवाल पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, मीडिया का एक बड़ा धड़ा है जिसे हम ये देख रहे हैं कि जो कि गुलाम बना हुआ है, और उसी के सहारे ये जीत भी हासिल कर रहे हैं। उनकी जो गठजोड़ है उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वो कितनी बड़ी ताकत है। तो आखिर आगे क्या फिर? क्योंकि जनता के जहन में तो ये सवाल आ रहा, एक नाउमीदी है, तो कुछ तो उम्मीद होगी सबके बीच। नहीं, निश्चित तौर पे बुशरा जी, उम्मीद की किरण हमेशा उज्जवल है,
लेकिन ये देखिए आपकी स्थितियां क्या है। हम कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम के साथ खेल कर दिया। या तो स्थिति दूसरी है, अगर आप इस देश के आम आदमी की हरकतें देखें पिछले 10.5 साल में, तो मुझे तो लगता है कि उसके माइंड स्पेस को हैक कर लिया गया है। उसमें क्या जाएगा माइंड में वो भी कंट्रोल्ड है, और उसका क्या रिएक्शन होगा वो भी आईटी सेल कंट्रोल करती है। जो रही सही कसर है वो गोदी मीडिया और ये जो सुपारी मीडिया, ये सारे के सारे उसको ऑगमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। सवाल केवल इतना है, देखिए इस देश में एक बड़ी दिक्कत रही है शुरू से, आजादी के आंदोलन से लेकर के तमाम तक और आज तक भी। यहाँ पर कोई ना कोई, हम हर आदमी लीडर नहीं बनता यहाँ पे। अभी इजराइल में आपने देखा जब ये हमास वाला सारा ये हुआ, उससे पहले वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश की और पूरा इजराइल महीनों तक सड़कों पे रहा। और आज भी वो जो प्रोसेस था वो अबेयंस में है। इस सब के बावजूद वो देश अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वो अपने देश अपने संविधान के प्रति जागरूक है। और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग मौके पे आपको ये चीजें मिलती हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? उसका कारण है जो नैरेटिव बिल्डिंग है बुशरा जी। हमें हमेशा से एक नेता की जरूरत रहती है। महात्मा गांधी जी थे आजादी के आंदोलन में, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अलग अलग लोग अलग पूरे देश को एक पर्टिकुलर नैरेटिव पे लेकर के आए। उसके बाद आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। जो अन्ना आंदोलन के दौरान जो अनिल जी ने जिक्र किया, हर आदमी ये समझ रहा था कि ये साधारण नहीं है। जिस तरीके की मीडिया कवरेज थी, जो एड का जो ब्रेक होता है उसको भी छोड़ करके घंटों तक लगातार चलता था, झंडा फैला रहे हैं, तमाम सब कर रहे हैं। दैट वाज ऑल प्रीपेड। और हम में से बहुत सारे लोग बिटवीन द लाइंस उस समय भी देख सकते थे, लेकिन किसको कहते और किसको बताते, वो सारे का सारा प्री प्लान था वो। उससे पहले आप इमरजेंसी के दौरान देखिए, जेपी ने कभी कोई पद नहीं लिया, लेकिन पूरे देश में क्रांति का आगाज हुआ ना यूथ के द्वारा, और सारा देश जेपी के खिलाफ खड़ा हो गया, जेपी के साथ खड़ा हो गया, फिर अन्ना के साथ खड़ा हो गया। आज वो अन्ना कहां है? आज देश को एक नए गांधी की जरूरत है, जिसके चारों तरफ, जिसको सीट ना चाहिए हो, जिसको चुनाव ना चाहिए हो जेपी की तरह, जिसको उसकी एक स्वीकार्यता हो, और जो राजनीति से इतर हटके लोगों की बात करे, उनके हकों की बात करे, लोकतंत्र की बात करे, जनतंत्र की बात करे। क्या और जो क्या हमारा वो राहुल गांधी, उस वो चेहरा राहुल गांधी नजर आता है क्या आपको? निश्चित तौर पे हो सकते हैं बुशरा जी, लेकिन समस्या ये है कि गांधी जी ने भी कांग्रेस में बहुत बड़ा रोल किया था, लेकिन वो कांग्रेस से हट करके भी बात करते थे। क्या आज के दौर में राहुल गांधी ने अगर एक लाइन ऐसी कोई बात कही कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए और ये इस तरह की कोई भी बात, तो आपको क्या लगता है ये जो मीडिया है इसका अर्थ का क्या करेगा? समस्याएं होगी। पहले मीडिया रिपोर्ट करता था, अब मीडिया कंकॉक्ट करता है और एक खास एजेंडे के तहत करता है। भूमिका समझिए। अन्ना आंदोलन के दौरान हम सब लोग देख पा रहे थे, हम सब देख पा रहे थे कि देयर इज समथिंग मच मोर बियॉन्ड दैट मीट्स द आई, लेकिन उस समय बोलने की स्थिति या उस चीज के लिए स्पेस ही नहीं था। ये भी दुर्भाग्य है। उस समय जो ये टीवी पे जो कमर्शियल ब्रेक्स को छोड़ करके भी जो कवरेज आपने देखी है, वो भूतों ने भविष्य थे। आज की तारीख में क्या वो संभव है? आज मैंने बहुत सारे चैनल्स पे, जैसे आपने कहा कि मुझे तमाम चैनल्स पे जाना पड़ता है, सुबह के शेड्यूल में आप कल्पना करेंगे क्या होता है? गेस्ट कोऑर्डिनेट कर दिया, लाइन अप कर दिया, उसके बाद आ गया कि मोदी जी 2 से 4 लाइव रहेंगे। तो एंकर्स वहां पे बैठ के कहते हैं 2 से 4 तो मोदी जी है, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल में है वो। मोदी जी कितने बजे बोलना शुरू करेंगे, कितने बजे तक बोलेंगे, गेस्ट कोऑर्डिनेशन उसके हिसाब से होता है। अनिल जी ने एक कहा कि मीडिया के न्यूज रूम्स के अंदर क्या होता है, मैं उस मीडिया के भी न्यूज रूम का हिस्सा रहा हूं। देश के हर अखबार और हर चैनल के इनपुट के अंदर तमाम आरएसएस के लोग नाम लेकर के, पद बता करके, वेतन बता करके बिठाए गए। वो हेडिंग भी ऊपर से आता है। बहुत बार ये देखा होगा, आप किसी दिन अखबार उठा लीजिए, मुख्य धारा के हिंदी अखबारों के मुख्य खबरों के शीर्षक भी सेम होते हैं, कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता। ये वो तंत्र है न्यूज रूम के अंदर जो लोग प्लांट कर दिए गए हैं, जो दिल्ली से बताया जाता है पीएमओ से कि ये संपादक होगा, ये इनपुट एडिटर होगा, ये आउटपुट एडिटर होगा, इसका इतना वेतन होगा। ये वो तंत्र है जिसको हाईजेक किया गया है। मैं पूछ रहा जी, वैसे निराशा की बात नहीं कर रहा, मैं फिर चेता रहा हूं कि आपका अर्जित लोकतंत्र आपसे छीना जा रहा है आपकी आंखों के सामने, और आप उत्सव में व्यस्त हैं। और ये उत्सव नहीं है, इस उत्सव को एक आर्टिफिशियल एक छवि क्रिएट की गई है। आज आप कोई अखबार उठाइए, आज नया साल शुरू हो रहा है, जो चर्चा आपने करने की हिमाकत की, क्या किसी अखबार में एडिटोरियल है कि इस साल की चुनौतियां क्या है? आपने हिम्मत की, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन आज का तो सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि इस साल के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, और कैसे हो रहा है, और क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं है? पूरे देश का कोई हिंदी का अखबार उठा लीजिए,
दो दो पेज, तीन तीन पेज भरे हुए। और मोदी का और जी अपने क्या नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐसा यशोगान किया गया है। जी प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में बीएचयू में क्या हुआ उसका कहीं प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया 60 दिन में। और प्रधानमंत्री उस टेलर की बात करते हैं राजस्थान में जाकर के जिसके हत्यारों को विद इन आवर्स पकड़ लिया गया था। यहां खड़े हैं आप तो, और इससे देश का आम आदमी गुमराह होता है। ये वो शख्स है 3 लोग जिनका नाम आया, जिनको अब अरेस्ट किया गया है। कोई उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार से ये पूछेगा कि 60 दिन क्यों लगे भाई, इसमें 7वें दिन शराकत हो गई थी? सवाल है, जी। कोई पूछ रहा है क्या? और कोई क्या मुख्य वो धारा में कहीं बुलडोजर भैंस देखी जिसकी आपने? जिस जी और क्या वो बुलडोजर न्याय की जो बात करते रहते हैं, क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे? सवाल ये भी है। और निष्कासित बुशरा उनको जी करके बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होगी। जी बुशरा जी बुलडोजर किसी के घर में भी क्यों चलना चाहिए, मुझे ये बात बताइए। मैं तो उल्टा कहता हूँ, आपकी बात न्यायतंत्र है ना बिल्कुल भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जी न्यायतंत्र किस लिए है? अगर बुलडोजर ही चलाने हैं तो फिर हटाइए इस कोर्ट्स को, हटाइए ब्यूरोक्रेसी को, फिर तो एक राजा का जी फरमान होगा। अब भी वही फरमान चल रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अर्जित लोकतंत्र छीन लिया गया है, लोग समझ नहीं रहे हैं। जो अनिल जी ने कहा, हजारों लाखों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में फोकस कर करके कि ये तो हमें नहीं देंगे, इनका काम करो। नई वोट बनाई नहीं जा रही है उन परिवारों की। और उनको अगर मान लीजिए फिर भी कोई रह गया है तो जब तक वो पोलिंग बूथ पे जाएगा उसकी वोट पोल हो चुकी होगी। ये है नया लोकतंत्र, इसको नहीं समझ रहे लोग। ये आप जी लोगों का, हम सब का ये फर्ज है कि हम मोदी की तरह रोजी पिक्चर पेंट करने की बजाय लोगों को एटलीस्ट जागरूक करें, सेंसिटाइज करें कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग और ये आपके साथ हो रहा है, ये आपके अधिकार है, उस पर डाका है। उसके बाद आम आदमी तय कर ले, अगर उसको उसी दिशा में जाना है तो यू एंड मी कांट हेल्प बियॉन्ड ए पॉइंट। लेट्स लीव इट बिल्कुल। देयर। और सारी चीज जी बिल्कुल। और सारी चीजें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर छोड़ देना, उनकी उनकी जिम्मेदारियों पर छोड़ देना कि वो सब कुछ करेंगे, ये भी एक तरह से ये लोकतंत्र में जाहिर सी बात है विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जनता अगर मालिक होती है तो उस जनता को सब कुछ अपने हाथ में उस तरह से लेना होगा, उसको देखना होगा कि अगर वो बदलाव चाहती है तो किस तरह से वो बदलाव चाहती है और क्या उसे आगे करना होगा। कई ऐसी हमारे पास मिसालें जिनका जिक्र अभी हमने किया है कि जब जनता ने वाकई में कमान संभाली तो सत्ता हिल जाती है, और ऐसी हिलती है कि फिर उसे अपना पड़ता है। वोट की शुक्रिया सब हमारे साथ जुड़ने के लिए।